Good evening everyone, welcome back to another class of science, class 9th। तो आज की क्लास में हम लोग अपने बुक के चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हमने चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था, प्रीव्यू लिया था और थोड़ी बहुत चीज़ें ही पढ़ी थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पढ़ी थी। पार्ट 2 में आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इस चैप्टर से वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने पहले ये पढ़ा था कि कैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो काफ़ी गर्मी वाले एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, जिनको हम लोग थर्मोफाइल्स बोलते हैं। थर्मोफाइल्स हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स वगैरह के आसपास पाए जाते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि साइंटिस्ट कैसे बिलीव करते हैं, क्या क्या कितने सारे मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिर्फ एक सेल होती है, और मल्टी सेलुलर यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास दो या दो से ज़्यादा सेल्स होती हैं। फिर हमने बेसिक वो जाना था स्ट्रक्चर हमारा, कि सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। बहुत सारे सेल्स मिलके हमारा टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके हमारा ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक फुल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। सेल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं क्योंकि हमारी नेकेड आईज इतनी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकती है। हमारी ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी कि द एबिलिटी बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, वो क्या है 0.1 mm है। तो 0.1 mm से छोटी अगर कोई भी चीज़ होगी तो हमारी ह्यूमन आई उसको एक ही ऑब्जेक्ट की तरह देखेगी, उसको क्लियरली नहीं देख पाएगी, ब्लर हमें दिखेगी वो चीज़। इसीलिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करता है हमारा, वो हमारे पर्टिकुलर स्पेसिमिन को या सैंपल को जिसको हमें देखना है उसको मैग्नीफाई कर देता है 1000 टाइम्स 100 टाइम्स, जितने टाइम्स भी। हमने दो टाइप के माइक्रोस्कोप के बारे में भी जाना था। पहला हमारा लाइट माइक्रोस्कोप होता है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। लाइट माइक्रोस्कोप लाइट रेज का यूज करके हम लोग सैंपल को देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है वो लाइट की वेवलेंथ से कम होती है। इस वजह से हमें हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस देखने को मिलती है हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी कि हम लोग ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो सेल्स के साइज को कैसा एस्टिमेट लगाते हैं। ये एक्टिविटी के थ्रू हमने लास्ट क्लास तक ये सब समझ लिया था। आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल से। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपने बेसिक थोड़ा क्लास 8 में पढ़ा हुआ है कि सेल के क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहली चीज जो हमारे सेल के पास रहती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास एक और चीज रहती है, वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी सेल मेम्ब्रेन पे फोकस करते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ना सारे ऑर्गेनिजम्स के पास होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, सबके पास सेल मेम्ब्रेन रहती है। तो आप कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल फीचर है एक सेल का, किसी भी सेल का, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल हो। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है इसका नेचर क्या होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ चीज़ें इसके अंदर बाहर जा सकती हैं और कुछ चीज़ें इसके अंदर बाहर नहीं जा सकती। जैसे कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन है हमारा तो कुछ चीज़ें, और ये उसके अंदर का पार्ट है यानी इनसाइड है ये और ये आउटसाइड है, तो अंदर से बाहर कुछ चीज़ें जा सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं जा सकती हैं। इसका मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब आप सोचोगे कि ये मूवमेंट कैसे होता है सब्सटेंसेस के अक्रॉस, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होने का क्या मतलब है। ये सेल वॉल ऐसी क्यों नहीं है कि किसी भी सब्सटेंस को अलाउ ना करे अंदर बाहर जाने को, या सब सब्सटेंस को अलाउ कर दे अंदर बाहर जाने को। इस सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिलेक्टिवली परमिएबल होने का क्या रीज़न है। तो ये रीज़न है कि देखो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमारे बॉडी को, और फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वो करते हैं, एक्सहेल करते हैं। और ये सब जो प्रोसेस होती है ना उसमें हमारा सेल भी काफ़ी की रोल प्ले करता है क्योंकि ये सब प्रोसेसेस हमारे सेल ही करता है।
इसलिए अंदर की O2 को मतलब बाहर की O2 को अंदर लेने के लिए और अंदर के वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजने के लिए सेल मेम्ब्रेन हमारा की रोल प्ले करती है। जितने भी सब काम के आइटम्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, फूड वगैरह होता है, वो सब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाता है। और जितने हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही रहते हैं, वो अंदर नहीं आ पाते। और वैसे ही सेल के अंदर जो काम के सब्सटेंसेस रहते हैं वो बाहर नहीं जाते हैं, वो अंदर ही रहते हैं सेल के। और जो सेल के अंदर कुछ फालतू आइटम, काम का, बिना काम का आइटम आ जाता है अगर, तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चला जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल। इसको समझाने के लिए आपको एक एक्टिविटी भी दी हुई है। इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि आपको 2 बीकर लेने हैं, एक बीकर नंबर ए लेना है और एक बीकर नंबर बी लेना है। ए वाले में, ए और बी दोनों में आपको एक पोटैटो को रखना है। ऐसे सिलेंडर शेप में 2 पोटैटो को कट करके आपने रखना है। आपको ये ध्यान देना है कि जो पोटैटो का साइज है, शेप है और वेट है वो सेम होना चाहिए, है ना। उसका इनिशियल वेट सेम होना चाहिए दोनों पोटैटोज के। जैसे मान लो अगर ये 5 ग्राम का ए में आप पोटैटो डाल रहे हो, तो बी में भी आपको 5 ग्राम का ही पोटैटो डालना है। ठीक है, तो हमने पोटैटो डाल दिया। अब क्या करना है, आपको बीकर नंबर ए में आपको नॉर्मल पानी भरना है। नॉर्मल पानी यानी प्लेन वाटर, जो कि आप टैप वाटर लोगे अपने घर से। उसमें आपको पोटैटो को डालना है बीकर नंबर ए में। बीकर बी में आपको सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन डालना है, यानी पानी में शुगर या सॉल्ट को मिक्स करके आपको बीकर बी में डाल देना है। थोड़ी देर के लिए आपको इसको छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि ये जो हमारा बीकर नंबर ए था, उसमें जो पोटैटो था वो स्वेल्ड अप हो गया है। स्वेल्ड अप हो गया यानी कि वो मोटा हो गया, उसका साइज इंक्रीज हो गया है। स्वेलिंग आप सब जानते हो ना, स्वेलिंग क्या होता है, तो वही स्वेल अप हो गया है हमारा बीकर नंबर ए में पोटैटो। वहीं दूसरी तरफ बीकर नंबर बी में जो पोटैटो था वो हमारा श्रिंक कर गया है। श्रिंक मतलब वो सिकुड़ गया है, उसका साइज जो था, उसका इनिशियल वेट जो था वो कम हो गया है, उसका साइज में डिक्रीज आ गया है। बीकर ए का पोटैटो 12 हो गया है और बी का हमारा श्रिंक हो गया है। तो ऐसा क्यों है? अगर हमें आगे की कोई भी चीज़ नहीं पता तो हम एक गेस तो लगा ही सकते हैं कि ये जो पोटैटो है, बीकर नंबर ए में जो पोटैटो था हमारा, उसका साइज इंक्रीज हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी ये जो वाटर था बीकर ए में वो इस पोटैटो के अंदर आ गया हो, इस वजह से हमारा पोटैटो स्वेल्व अप हो गया हो। और वहीं दूसरी तरफ बीकर नंबर बी में हो सकता है कि पोटैटो के अंदर जो वाटर था, पोटैटो के अंदर का जो मटेरियल था, वो बीकर नंबर बी में बाहर चला गया हो, जिस वजह से उसका साइज डिक्रीज हो गया हो, वो श्रिंक कर गया हो। तो आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये देखते हैं। तो जो ये पोटैटो हमारा स्वेल हुआ था, ये श्रिंक हुआ था, ये हुआ था ड्यू टू ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस क्या चीज़ है? Osmosis is the movement of water through a selectively permeable membrane from a region of high concentration to a region of low concentration. अब ये हाई और लो कंसेंट्रेशन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन तो आप जान गए हो, जो वैसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है, काम की चीज़ों को अंदर बाहर करने देती है और फालतू चीज़ों को बाहर भेज देती है, वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन ये रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन और रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन क्या है? तो देखो, एक एग्जाम्पल लो कि मान लो 2 रूम है, रूम नंबर ए और रूम नंबर बी। हमारे रूम नंबर ए में 100 पीपल है, 100 लोग बैठे हुए हैं उसमें। वहीं दूसरी रूम नंबर बी में हमारे 10 लोग बैठे हैं। तो आप बताओ, रूम नंबर बी से लोग ए में आएंगे या फिर ए से लोग बी में जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, 100 में बहुत क्राउडेड है, 100 लोग हैं एक ही रूम में, बहुत क्राउडेड है, तो ए वाले लोग बी में जाना पसंद करेंगे, ना ही कि बी वाले लोग ए में आना पसंद करेंगे। बी वाले लोग के पास तो अच्छी खासी स्पेस है, तो वो एक क्राउडेड जगह में जाना क्यों पसंद करेंगे? वैसे ही आप मान लो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आप इस एरिया को बोल सकते हो रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन। ए वाले रूम में हाई कंसेंट्रेशन है और बी वाले रूम में लो कंसेंट्रेशन है। तो ए से लोग बी में जा रहे हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो पोटैटो वाटर जो है, मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो हाई से लो कंसेंट्रेशन होगा, यानी जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे आना पसंद करेंगे। इसी की वजह से क्या होता है कि हमारे
जब आप पोटैटो को प्लेन वाटर में रखते हो तो पोटैटो के अंदर वाटर आ जाता है, और जब आप पोटैटो को सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन में रखते हो तो पोटैटो से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाते हैं। क्योंकि जो हमारा ए था वो हमारा ए बीकर, हम बीकर नंबर ए की बात कर रहे हैं। हमारा बीकर नंबर ए में क्या था? बीकर नंबर ए में था प्लेन वाटर। तो जब आप पोटैटो को लोगे, मान लो ये पोटैटो है और आप वाटर को लोगे, ये वाटर, ये हमारा पोटैटो है बीकर नंबर ए में और ये है हमारा वाटर। तो बीकर नंबर ए के क्या केस है कि ये हमारे पास प्लेन वाटर है, यानी नॉर्मल टैप वाटर है, और पोटैटो है। तो जब हम नॉर्मल प्लेन वाटर और पोटैटो को देखोगे तो हमारे पोटैटो में कम कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी उसके अंदर कम वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और बाहर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी प्लेन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और पोटैटो का कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लेन वाटर से पोटैटो के अंदर आ जाएंगे, जिस वजह से पोटैटो हमारा स्वेल कर जाएगा बीकर ए में। ड्यू टू ऑस्मोसिस बीकर नंबर ए में हमारा पोटैटो स्वेल कर गया, क्योंकि पोटैटो की कंसंट्रेशन कम थी और हमारी प्लेन वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। और ये जो प्लेन वाटर है वो पोटैटो में तब तक मूव करता रहेगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती है, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब वो कंडीशन जहाँ पे दोनों साइड की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, सेम होती है। ठीक है, वैसे ही बीकर नंबर बी में ये हमारा पोटैटो है और ये हमारा वाटर है। बीकर नंबर बी में हमने सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन यूज किया है। तो एज कंपेयर टू शुगर सोल्यूशन और पोटैटो को जब आप कंपेयर करोगे तो हमारे पोटैटो की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और शुगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमारी कम होती है। इसी वजह से जो पोटैटो से वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे बाहर आते हैं, जिस वजह से पोटैटो श्रिंक कर जाएगा। फिर से सुनिए, अगर सॉल्ट सोल्यूशन और पोटैटो को देखा जाए तो सॉल्ट सोल्यूशन और पोटैटो में से सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम रहती है और पोटैटो की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, जिस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स पोटैटो से हमारे इसमें सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन में आ जाएंगे और तब तक ये वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे जब तक दोनों की कंसंट्रेशन हमारी सेम नहीं हो जाती, यानी एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जब तक रीच नहीं हो जाता। तो अब यहाँ हमको इस एक्टिविटी से ऑस्मोसिस के बारे में पता चला, यानी कि जब ऑस्मोसिस एक वैसी मूवमेंट है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाते हैं। इसी वजह से हमारा पोटैटो स्वेल या श्रिंक कर रहा है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की वर्ड है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में। अगर आप ये वर्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं करोगे तो एक दूसरी ही चीज़ बन जाएगी, और वो दूसरी चीज़ क्या है? वो दूसरी चीज़ है हमारी डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न भी मूवमेंट है ऑफ, देखो ऑस्मोसिस हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर है। मूवमेंट ऑफ वाटर और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये दोनों की वर्ड्स हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में। अगर आप ये दोनों वर्ड्स को यूज नहीं करोगे अपनी डेफिनेशन में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो, विदाउट दिस वर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी डेफिनेशन डिफ्यूजन की डेफिनेशन से मैच कर जाएगी। कैसे? क्योंकि डिफ्यूजन भी एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाते हैं। लेकिन डिफ्यूजन में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही है, हम सारे किसी भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं। Not only water molecule, every molecule. It is the net movement of particles from higher concentration to lower concentration. डिफ्यूजन में कोई सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी नहीं लगती है। तो आप ये कह सकते हो कि हर ऑस्मोसिस डिफ्यूजन होती है, लेकिन हर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं होता है, क्योंकि डिफ्यूजन में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं यूज हो रही। तो मतलब कि ये ऑस्मोसिस डिफ्यूजन और एक डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं हो सकता, लेकिन एक ऑस्मोसिस डिफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है, और ऑस्मोसिस में हमारा वाटर पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं। तो वी कैन से कि एवरी ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन बट नॉट एवरी डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस। ठीक है,
अब आप ये समझ गए कि डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इफ मक्सिन्स आर केप्ट इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर आफ्टर सोकिंग फॉर 12 आवर्स, यानी अगर आप 12 आवर्स के लिए बीन सीड को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा। देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है यानी कि जो हमारा बाहर का है, जैसे मान लो ये हमारा बीकर है, यहाँ बीन सीड है, तो बाहर का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, यानी बाहर का कंसंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू सेल के अंदर का, जिस वजह से जो हमारी बीन सीड है वो श्रिंक कर जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा आ रहा है कि अगर हम सेल को अलग अलग कंसंट्रेशन लेवल्स पे रखेंगे तो क्या होगा। इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहला है हमारा आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें दोनों साइड का जो कंसंट्रेशन रहता है, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों कंसंट्रेशन हमारा सेम रहता है वाटर का, जिस वजह से कोई मूवमेंट नहीं होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का लेफ्ट से या राइट, और सेल का जो साइज रहता है वो इक्वल रहता है। ठीक है, आइसोटोनिक में हमारा इक्वल कंडीशन रहता है। दूसरा है हमारा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो बाहर का कंसंट्रेशन है वो हमारा डाइल्यूट रहता है और अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा ज़्यादा वो रहता है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहता है, जिस वजह से जो वाटर रहता है वो हमारे सेल के अंदर आ जाता है। बाहर का कंसंट्रेशन कम रहता है और अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, जिस वजह से जो वाटर है वो हमारा सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है और सेल जो है वो स्वेल्ड अप हो जाती है, इसमें इक्वल रहता है, नो चेंज। ठीक है, और हाइपोटोनिक में क्या होता है कि बाहर का कंसंट्रेशन हमारा कम रहता है, अंदर का ज़्यादा रहता है, जिस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाते हैं और स्वेलिंग हो जाती है सेल में। तीसरी कंडीशन है हमारी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, अंदर का कंसंट्रेशन कम रहता है, यानी सेल के आउटसाइड का जो कंसंट्रेशन रहता है वो ज़्यादा होता है और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम रहता है, जिस वजह से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर चले जाते हैं और सेल जो है हमारी श्रिंक कर जाती है। आप हाइपो और हाइपर से समझ जाओगे कि हाइपो मतलब, देखो हाइपर मतलब आप जानते हो कि ज़्यादा, तो ज़्यादा कहाँ ज़्यादा होता है कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो क्या होगा, सेल हमारी श्रिंक कर जाएगी। और हाइपोटोनिक यानी कम होता है, यानी कि बाहर का कंसंट्रेशन हमारा कम है, जिस वजह से हमारी सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन ये सब क्या होते हैं और सेल को इन सब कंडीशंस में रखा जाएगा तो सेल में क्या चेंज आएगा और क्या नहीं आएगा। अब आगे हमें बताया गया है सेल मेम्ब्रेन के बारे के सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना वो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे बेस्ड है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, अब देखो साइंटिस्ट ने इसको जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया है और उन्होंने क्या पाया है कि ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना हुआ है। लिपिड की 2 लेयर है, यानी लिपिड बाय लेयर से बना हुआ है। हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास लिपिड्स की 2 लेयर है, वो क्या, और लिपिड्स को आप फैट्स भी बोल सकते हो। लिपिड्स और फैट्स सेम चीज़ होती है, फैट मॉलिक्यूल्स बोलो लिपिड मॉलिक्यूल्स बोलो एक ही चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप इस फोटो में देखो, एक 2 लेयर्स आपको दिखेंगी फैट की, एक ये है और एक ये है। इसमें क्या होता है कि एक ये जो आपको ऊपर के साइड दिख रहा है और यहाँ जो नीचे के साइड ऐसे ये दिख रहा है, ये हमारा हेड है, और यहाँ पे जो ऐसे ये येलो टाइप की चीज़ें हैं ये क्या है, ये टेल है। ये ऊपर वाला पर्पल पार्ट हमारा हेड है और ये येलो वाला पार्ट टेल है, और ये जो पर्पल वाले पार्ट है ना ये हमारे प्रोटीन की लिपिड की बाय लेयर है। होता क्या है कि ये जो हमारी लिपिड की बाय लेयर है इसके पास एक ऊपर वाला पार्ट इसका हेड है और ये नीचे येलो वाला पार्ट टेल है। तो ये जो हेड है ये पानी को पसंद करता है, यानी ये वाटर लवर है, यानी कि इसको पानी से कोई दिक्कत नहीं है, पानी को पसंद करता है।
और ये जो येलो वाला पार्ट है, इसको पानी से डर लगता है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है पानी, इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं और येलो वाले पार्ट को हम लोग फोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको पानी पसंद हो और हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी बिल्कुल ना पसंद हो। तो ये चीज़ तो आपकी एक्स्ट्रा है, आप हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो कि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोसैक मॉडल को फॉलो करता है, जिसके हिसाब से हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास लिपिड की 2 लेयर्स हैं। ऊपर के साइड हमारा हेड रहता है जो कि पानी को पसंद करता है, और अंदर के साइड हमारी टेल रहती है उसकी, जो पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इस मेम्ब्रेन्स पे जगह जगह पे प्रोटीन भी लगे होते हैं, और ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये एक गेट की तरह एक्ट करते हैं। अब आप सोचोगे कि इस मॉडल का, मान लिया चलो ठीक है, ये लिपिड की 2 लेयर्स हैं इसके पास, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका नाम फ्लूइड मोसैक मॉडल क्यों रखा गया? देखो, इसका नाम फ्लूइड मोसैक मॉडल इसलिए रखा गया है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है ना इस पे, इस सेल मेम्ब्रेन के जो भी मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर नीचे रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। जो फ्लूइड होता है यानी कि लिक्विड जो होता है वो भी तो ऐसा ही होता है ना, वो कहीं भी लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता है और कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। इसलिए हम इसको सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड नाम दिया गया है। और आप सोचोगे अब मोसैक क्यों है? मोसैक इसलिए है क्योंकि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारे इस पे लगे हुए हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वो एकदम स्कैटर्ड रहते हैं, यानी उसकी कोई डेफिनेट लोकेशन नहीं है, वो कहीं भी आपको सेल मेम्ब्रेन पे देखने को मिलेंगे, जिस वजह से ना एक मोसैक टाइप का पैटर्न बना रहता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हम लोग फ्लूइड मोसैक मॉडल बोलते हैं। तो वही चीज़ हमारी ये भी दी है, फ्लूइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, और मोसैक इसलिए बोला जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट ऐसी टाइल्स टाइप की है कि एकदम मोसैक टाइप का लगता है। ओके, तो अब आप समझ गए कि सेल मेम्ब्रेन का हमारा मॉडल किस पे बेस्ड है। फ्लूइड मोसैक मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, और हाइजोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में भी समझ गए। अब यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है हमारी। ये एक्टिविटी क्या कहती है कि आपको, देखो, आप क्लास 8th में आपको वो बताया गया था कि अनियन सेल्स और ह्यूमन चीक सेल्स का आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, और आपने ये किया भी था क्लास 8th में, और मे बी आपको आपके स्कूल में भी कराया गया हो, आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि कैसे बनाया जाता है। तो वही हम लोग ने अनियन सेल और ह्यूमन चीक सेल्स को यहाँ पे लिया है, और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर आपको ऑब्जर्व करने को कहा गया है। जब आप देखोगे ये जो अनियन सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके पास एक ब्रिक टाइप का उनका स्ट्रक्चर रहता है, वो रेक्टेंगुलर टाइप की रहती हैं। ये चीज़ हमने क्लास 8th में भी पढ़ी थी अच्छे से डिटेल में, यहाँ पे भी थोड़ा सा बताया जा रहा है वही सेम चीज़, कि जो प्लांट सेल्स होती है यानी जो अनियन सेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर एक डेफिनेट स्ट्रक्चर रहता है। अनियन सेल्स फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो, इसका क्या रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ब्रिक्स रखी गई हो, है ना। वही जो हमारी ह्यूमन चीक सेल्स है उनका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो ऐसे इरेगुलर टाइप की रहती है, उनका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, वो ऐसे ऐसे उनका कुछ भी शेप है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है उनका, वो ऐसे ही इरेगुलर सी हैं और इधर उधर मूव कर रही हैं। हमने इसका रीज़न भी जाना था। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो प्लांट सेल्स हैं उनके पास होती है हमारी सेल वॉल, और सेल वॉल क्या करती है, प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है। और जो हमारी ह्यूमंस की सेल्स है यानी एनिमल सेल्स के पास ये सेल वॉल नहीं होती है, जिस वजह से हमारी जो सेल्स होती है उनका शेप जो होता है वो इरेगुलर सा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें फिर से बताई गई है। फिर अब हम यहाँ पे सेल वॉल के बारे में बताया गया है। देखो, सेल मेम्ब्रेन तो एक ऐसी चीज़ है जो हर ऑर्गेनिज्म के पास होती है, लेकिन सेल वॉल एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ प्लांट मेम्ब्रेन के पास ही आपको मिलेगी, सिर्फ प्लांट के पास ही होती है सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है हमारी सेलुलोज की, मेनली सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज क्या है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं साथ में जुड़े हुए रहते हैं, और सेल वॉल हमारी इसी चीज़ की बनी रहती है। एक और एक बात यहाँ बताई गई है कि ये जो रफेज होता है यानी कि जो फाइबर होता है वेजिटेबल्स में, वो भी सेलुलोज का ही बना होता है, और हम ह्यूमंस जो हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर नहीं पाते, लेकिन ये हमारी प्रॉपर बोवल मूवमेंट में हेल्प करता है।
तो सेल वॉल एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। ये प्लांट्स के शेप को मेंटेन रखती है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है, उसको प्रोटेक्शन देती है, उसको बर्स्ट होने से हेल्प करती है, प्लांट को स्ट्रेट पोस्चर रखने में मदद करती है। क्योंकि देखो, हमारे आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है कि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं है और प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल है, ऐसा क्यों है? इसके भी कुछ रीजंस है। क्या रीजन है? ये देखो, अगर कहीं भी मान लो कि एक आंधी पानी आया, यानी स्टॉर्म आई है, बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं, बिजली बिजली कड़क रही है, आप क्या करोगे? हम इंसान या कोई एनिमल क्या करेगा भाई? वो कहीं जाके छुप जाएगा, है ना? उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चल फिर सकता है, वो किसी जगह में जाके छुप जाएगा। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं वो तो एक ही जगह पे फिक्स्ड रहते हैं ना, चाहे बारिश हो या ऐसा कुछ बिजली बिजली करके, तो ये लोग वहां से हिल डुल के कहीं और नहीं जा सकते। इनकी एक फिक्स्ड पोजीशन है। मतलब इनको एक इनका ना कोई घर है, ना ही ये कहीं चल फिर सकते हैं, तो इनको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिजिड बॉडी चाहिए, इसीलिए इनके पास सेल वॉल है। अगर प्लांट्स के पास सेल वॉल नहीं होती तो उनके सेल्स मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचता है। इन हवाओं से, इस स्टॉर्म से, जो लाइटनिंग हो रही है, इन सब से प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन प्लांट्स के पास क्योंकि सेल वॉल है, तो सेल वॉल उनको प्रोटेक्शन देती है, उनको सीधे स्ट्रॉन्ग रहने में हेल्प करती है। और हम ह्यूमंस को सेल वॉल की क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि हम लोग अपने आप से ही अपना टेक केयर कर सकते हैं। हम लोग एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है, हम लोग इधर उधर जाके अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं खुद से। तो सेल वॉल के बारे में हमने जान लिया कि प्लांट्स के पास ऐसी सेल वॉल क्यों है। पहली चीज क्या है? उसको शेप देती है। दूसरी चीज प्रोटेक्शन देती है। तीसरी चीज उसको अपराइट पोस्चर मेंटेन रखने में हेल्प करती है। फोर्थ, उसको उसके लीव्स को, उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है ना? और एक और यहाँ चीज हमें और दी हुई है कि अगर आप सेल वॉल को, मतलब प्लांट सेल या अनियन सेल, जैसे फॉर एग्जांपल अनियन सेल ले लो और चीक सेल ले लो। हमने अनियन सेल ले ली और चीक सेल ले ली, ह्यूमन चीक सेल्स। अगर आप इन दोनों को किसी उसमें रखोगे, क्या बोलते हैं, किसी शुगर सोल्यूशन में रखोगे, तो क्या होगा? ये जो प्लांट वॉल है ना, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी चीक सेल्स हैं, यानी एनिमल सेल्स जो है, वो श्रिंक कर जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ह्यूमन चीक सेल्स के पास, यानी कि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, जिस वजह से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से शुगर मॉलिक्यूल्स, जो हमारे बॉडी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो बाहर चले जाते हैं। बट इन केस ऑफ अनियन सेल्स, यानी कि प्लांट सेल, उनके पास सेल वॉल होती है। और ये जो सेल वॉल है वो सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, वो चीज़ों का अंदर बाहर जाना अलाउ नहीं करती है, जिस वजह से जो प्लांट सेल्स है उनका शेप मेंटेन रहता है, उनके शेप में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, तो आप समझ गए कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल वॉल के क्या रोल्स हैं, हम एनिमल्स के पास सेल वॉल क्यों नहीं है, प्लांट्स के पास ही क्यों है, और अगर आप प्लांट या एनिमल सेल को किसी शुगर सोल्यूशन या इस चीज में रखोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। क्या है ये क्वेश्चन? पहला, पॉज एंड पॉन्डर में, कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्या होगा अगर आप एक सेल, मतलब व्हाट आर्गुमेंट वुड यू गिव फॉर द नेसेसिटी ऑफ अ सेल वॉल, यानी कि आप ये क्या रीजन दोगे कि ऐसा क्यों है कि प्लांट्स के पास ही सेल वॉल है और एनिमल्स के पास सेल वॉल क्यों नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि प्लांट्स जो हैं एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, वो इधर उधर नहीं जा सकते, उनको एक सपोर्ट चाहिए, उनको एक सपोर्ट चाहिए, जैसे कि वो ग्रो कर सके, वो अपने सीधे खड़े रहे, वो हिले डुले ना, वो टूटे फूटे ना, हवा, जब तेज हवाएं चलेंगी या लाइटनिंग वगैरह ऐसी होगी, इसलिए सेल वॉल है उनके पास, जो उनको स्ट्रेंथ देता है, उनके शेप को मेंटेन रखता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ हम एनिमल्स हैं, हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, हम लोग को इधर से उधर मूव करना होता है, इस वजह से हमारी सेल्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर हमारे पास सेल वॉल होती ना, तो हमारी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती, क्योंकि सेल वॉल जो है काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी रिजिड होती है, और अगर हमारे सेल्स के पास सेल वॉल होती तो हम जितनी अभी फ्लेक्सिबिलिटी से मूवमेंट कर पाते हैं अपने बॉडी पार्ट्स की, हम लोग वो नहीं कर पाते। इसलिए हम एनिमल्स को सेल वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ प्लांट सेल्स को सेल वॉल की ज़रूरत है।
अब दूसरा क्या है क्वेश्चन है कि व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस वुड यू प्रिडिक्ट फॉर अ प्लांट सेल इफ इट सेल्स वर टू बिकम एज फ्लेक्सिबल एज अ सेल मेम्ब्रेन। अगर प्लांट की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की तरह फ्लेक्सिबल होती तो क्या होता प्लांट सेल के साथ। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट सेल का जो शेप है वो लूज हो जाता, प्लांट ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, वो वीक हो जाता और वो खुद से खड़ा भी नहीं रह पाता। तो यही सब चीजें होंगी। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारा व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कट टू पोटैटो पीसेस इन रफली इक्वल साइज एंड मेजर द इनिशियल वेट बिफोर प्लेसिंग देम इन डिफरेंट लिक्विड्स। अच्छा, जो हमने पोटैटो वाली एक्टिविटी की थी उसके बारे में पूछ रहा है कि क्यों जरूरी है कि हम लोग पोटैटो को बीकर में डालने से पहले उसके साइज को इक्वल रखें। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इक्वल साइज ऑफ पीसेस रहेंगे ना तो हमें ये आइडिया रहेगा कि सेम नंबर ऑफ सेल्स हैं और सरफेस एरिया सेम है, यानी कि दोनों बीकर में जो हमने पोटैटो को रखा है वो सेम नंबर ऑफ सेल्स को हमने रखा है और कोई कहीं ज़्यादा नहीं है कहीं कम नहीं है। देखो, अगर कहीं ज़्यादा और कहीं कम रहेगी ना तो वो डाउट रहेगा ना कि कॉन्सेंट्रेशन का, हमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि कॉन्सेंट्रेशन उधर कम है कि उधर कम है। हमें पता रहेगा कि दोनों पोटैटो की कंसेंट्रेशन सेम है और सिर्फ लिक्विड ऑफ पोटैटो की कंसेंट्रेशन डिफर कर रही है, दोनों पोटैटो की आपस में कंसेंट्रेशन डिफर नहीं कर रही है। ओके, इससे क्या होगा, हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आगे हमारा आता है सेल इंटीरियर, अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हमने सिर्फ सेल के बाहर की चीजें पढ़ी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि क्या कैसे होता है। अब हम मेन सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है, टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर जो पाए जाते हैं, यानी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज, सेल के ऑर्गेनेलीज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक आपको तीन बेसिक चीजें तो पता चल गई हैं कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक सेल वॉल के पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंट होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। हाँ, जैसे मान लो ये एक सेल है तो इसके बाहर का ये जो पार्ट होता है, एनिमल सेल्स अगर देखें तो उसके ये जो बाहर का पार्ट है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और ये जो जेली टाइप का इधर पार्ट रहता है खाली, वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं ना। इतना तो अभी तक बेसिक हमें क्लियर हो गया है, लेकिन एक सेल के पास और भी बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी ऑर्गन्स रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर देखो, एक बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल दी हुई है, कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स है सब में। आगे इस चैप्टर में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। देखो, सेल इंटीरियर जो है ना, सेल को एक फैक्ट्री से कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लो एक बड़ी सी फैक्ट्री है, उसमें कितने सारे जॉब्स होती हैं, कितने सारी पोस्ट होती है, मैनेजर की पोस्ट होती है, लेबर्स की पोस्ट होती है, एक पैकेजिंग सेंटर होता है, एक स्टोरेज सेंटर होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता है। वैसे ही हमारे सेल के अंदर भी अलग अलग सेंटर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक चीज को किसी का काम होता है चीजों को स्टोर करने का, किसी का काम होता है चीजों को बनाने का, किसी का काम होता है एनर्जी देने का, किसी का काम होता है चीज़ों को पैक करने का, किसी का काम होता है प्रोटीन वगैरह बनाने का, किसी का काम होता है कि वो अंदर आने वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करे, किसी का काम होता है इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर करे या जनरेट करे, है ना। तो जैसे एक फैक्ट्री और एक सेल को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। तो अब आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेल्स। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्स जो होती है ना हमारी, वो दो टाइप की होती है। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स देखो, टू वर्ड से बना है, प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इस वजह से उनका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स में एक डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, एक अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और काफी सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, इस वजह से इसका नाम है यूकैरियोटिक। अब इसको इस
टेबल के थ्रू हम अच्छे से समझते हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें हम ह्यूमंस आते हैं। हम ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, फंजाई हो गए, ये सब जो है हमारे आते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में हमारे आते हैं बैक्टीरियाज। जितने भी सब बैक्टीरियाज हैं, आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सुना होगा, है ना? तो उसमें जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा ही जो है हमारा, जिसमें बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, सिर्फ वही हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है। बाकी जो हमारे 4 किंगडम्स है, यानी कि किंगडम प्लांटे, एनिमिलिया, फंजाई, ये सब हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आप अप्रॉक्स ऐसे कह सकते हो कि जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब हमारे बैक्टीरिया वगैरह और आर्काई ये सब इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ एक कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर हमें टेबल दी हुई है। सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। क्या एक बैक्टीरियल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है? हाँ, होती है। प्लांट सेल के पास भी होती है और एनिमल सेल के पास भी होती है। सेल वॉल ना प्लांट सेल के पास होती है, सिर्फ बैक्टीरिया सेल के पास नहीं होती है और एनिमल सेल के पास भी नहीं होती है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो भी तीनों टाइप के सेल्स में होती है, बैक्टीरिया में भी, प्लांट में भी और एनिमल में भी। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात करें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि अच्छे से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड टाइप का स्ट्रक्चर, यानी वैसा न्यूक्लियस जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियस हमारा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है और एक न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है और उस पूरी चीज को हम एक न्यूक्लियस बुलाते हैं। लेकिन ये जो हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा जगह जहाँ पे एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ऑब्वियसली हमारा बैक्टीरिया जो है वो उसके पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, क्योंकि वही एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें। प्लांट सेल के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और एनिमल सेल के पास भी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बात करें, यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें, छोटे छोटे स्ट्रक्चर सेल के अंदर जिनके पास मेम्ब्रेन होती हैं, तो बैक्टीरिया सेल्स के पास कम पाई जाती हैं और प्लांट सेल और एनिमल्स के सेल्स के पास ज़्यादा पाई जाती है। तो हमें एक इम्पॉर्टेंट टेबल है ये काफ़ी, जो कि है कंपैरिजन बिटवीन हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं होता है, क्योंकि उनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। डायमीटर ऑफ टिपिकल सेल क्या होता है प्रोकैरियोटिक का? 1 से 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक सेल का 10 से 100 माइक्रोमीटर। नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स ज़्यादातर यूनिसेलुलर होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है और हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, उनके पास मेम्ब्रेन होती हैं, प्लस ये काफ़ी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ये सब छोटे होते हैं और इनके पास ना ही एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और ना ही इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो सेल में पाए जाते हैं मेम्ब्रेन वाले, वो इनके पास नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल्स का हमारा क्या एग्जाम्पल होता है? बैक्टीरिया होता है एग्जाम्पल। और यूकैरियोटिक सेल का क्या हमारा एग्जाम्पल होता है? प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। ओके, तो हमने दो टाइप की सेल्स भी देख ली हमारी दो टाइप की सेल्स क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमने बेसिक सेल का वो देख लिया कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, और इन तीनों के बेसिस पे हम लोग सेल को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब यहाँ रेडी टू गो बियॉन्ड में हमें दिया है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यानी ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में जो सेल्स होती हैं, उनके पास एक
नेटवर्क ऑफ टाइनी फाइबर्स होता है जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ये साइटोस्केलेटन क्या करता है, ये सेल के शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, सेल मूवमेंट में मदद करता है और इंटरनल ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। यानी सेल्स के अंदर बाहर जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें हेल्प करता है। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि बिल्डिंग के अंदर जो स्टील के रॉड्स होते हैं, जैसे आपका घर जो बना है उसके अंदर स्टील के रॉड्स लगते हैं ना, तो आप उससे साइटोस्केलेटन को कंपेयर कर सकते हो। ये सपोर्ट देता है हमारे सेल को, उसका शेप मेंटेन रखने में हेल्प करता है और चीज़ों की मूवमेंट को, यानी मटेरियल्स के मूवमेंट को अंदर बाहर करने में हेल्प करता है। प्लस साइटोप्लाज्म जो हमारा है, यानी कि जो सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड टाइप का रहता है, वो जो है वो स्टार्च भी स्टोर करता है प्लांट सेल्स में, और कभी कभार क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और सिलिका भी स्टोर करता है कुछ कुछ प्लांट सेल्स में। इसको क्या बोलते हैं, सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल इंक्लूजन्स क्या होता है, तो सेल्स इंक्लूजन्स एक ऐसा छोटा सा पार्ट होता है साइटोप्लाज्म में जो स्टार्च को स्टोर करता है प्लांट सेल्स में। इसके आगे एक और हमें चीज दी हुई है रेडी टू गो बियॉन्ड में कि वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स आर अ सेलुलर यानी नो सेल्स इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अच्छा, तो वायरसेस बहुत छोटे होते हैं। हमने जो टेबल पढ़ी थी, जो फ्लो चार्ट हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि वायरसेस सबसे छोटे, दुनिया में सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसके पास एक प्रोटीन कोट होती है इनके जेनेटिक मटेरियल के पास, इसमें वायरसेस के पास में। और वायरॉइड्स क्या होते हैं, इनके जेनेटिक मटेरियल के आसपास प्रोटीन कोट्स नहीं होते हैं। और प्रायॉन्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स का डिफरेंस पूछे तो आप बता सकते हो कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल के पास प्रोटीन कोड रहती है, वायरॉइड्स के जेनेटिक मटेरियल के पास प्रोटीन कोड नहीं रहती है, और प्रायॉन्स के पास मिसफोल्डेड प्रोटीन्स रहता है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता। यानी प्रायॉन्स के पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, उसके पास प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो इतना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने थोड़ा बहुत सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। हमने मेल सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में तो नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा बहुत हमने बेसिक सा हमने पढ़ लिया है कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में समझा। हमने आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा कि अगर सेल को हम ऐसे सॉल्यूशंस में रखेंगे तो क्या होगा। साथ ही साथ हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसी सेल्स होती हैं, किसके पास डेफिनेटिव न्यूक्लियस होता है, किसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। थोड़ा बहुत हमने साइटोस्केलेटन, वायरस, वायरॉइड्स और प्रोयॉन्स के बारे में भी पढ़ा, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी एपरेटस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। और सेल डिवीजन भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।